वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर 40 देखेंगे। एनसीईआरटी सीरीज का ये चैप्टर 40 है। एनसीईआरटी एनवायरनमेंट का ये दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम, पारितंत्र बोल दो या फिर पारिस्थितिक तंत्र बोल दो। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग 100 सवाल करेंगे। यहाँ पर सही कर लेना, ये होगा बेस्ट, BEST बेस्ट। इस पूरे चैप्टर में हम लोग 100 सवाल करेंगे और इस पार्ट 1 में हम लोग टोटल 47 सवालों को करेंगे। इस 47 सवाल के साथ जो आपका क्लास 10th में जो चैप्टर है, ठीक है, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लास 10th में चैप्टर नंबर जो 15 है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट, ये आपका समाप्त हो जाएगा इन 47 MCQs के साथ। यानी इस पार्ट 1 में ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। बाकी के जो भी सवाल बचते हैं वो हमारा एक्स्ट्रा सवाल होगा, जो प्रीवियस ईयर में SSC रेलवे के अंदर पूछे गए हैं जिन सारे टॉपिक से, उन सारे टॉपिक पर हम लोग सवालों को करेंगे पार्ट 2 में। तो ये पार्ट 1 है जिसमें आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। उसके बाद NCERT क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 16 है, वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। आप एक बार इस चैप्टर को बस पढ़ लो, ठीक है। इसमें आपके एग्जाम के लिए जो भी बातें हैं, वो सारी ही बातें जो है आप हिस्ट्री के अंदर और ज्योग्राफी के अंदर पहले से आपने पढ़ा हुआ है। तो एक बार आप इस चैप्टर को पढ़ लो, आपका कवर हो जाएगा। इसके ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं ला रहा हूँ। और अब जो ये जानना चाहते हैं कि ये चैप्टर, ये सीरीज कब समाप्त होगा, तो समाप्त तो मैं इसी चैप्टर के साथ करने वाला था, चैप्टर 40 के साथ, लेकिन अब ये समाप्त होगा चैप्टर 43 के साथ। 41, 42, 43 ये 3 चैप्टर्स और आएंगे और ये सारे चैप्टर्स होंगे क्लास 9th के आखिरी के 3 चैप्टर्स। ठीक है, क्लास 9th में आप देखना आखिरी के जो 3 चैप्टर्स हैं वो हम लोग करने वाले हैं इसमें 41, 42, 43 में। तब जा करके हमारा ये NCERT सीरीज बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक बात और, जो पार्ट 2 होगा और ये सारे जो चैप्टर्स होंगे, ये सारे ही 13 तारीख के बाद मैं अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि उससे पहले मैं बिजी रहूँगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो अब जो भी वीडियोज़ हैं वो 13 तारीख के बाद आएंगे, ठीक है, 13 जून के बाद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ। सबसे पहला है इकोलॉजी की परिभाषा। देखिए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। जैसे हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, वैसे ही इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये क्या है, एक अपने आप में सब्जेक्ट है। उसके अंदर एक चैप्टर पढ़ना होता है इकोसिस्टम, वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पूरा इकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यह जीवों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। जीवों का उनके वातावरण के बीच क्या संबंध है, इनके बारे में स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है। एक वर्ड होता है इकोसिस्टम, इन दोनों में अंतर आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। इकोसिस्टम और इकोलॉजी। इकोसिस्टम होता है वह स्थान, वह जगह, ठीक है, वो एरिया जहाँ पर जीव अपने वातावरण के साथ संबंध रखते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो ये एक जगह है, ठीक है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर जीव अपने वातावरण के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, संबंध रख रहे हैं, उसे बोलेंगे इकोसिस्टम। और इन संबंधों के बारे में अध्ययन करना कहलाएगा इकोलॉजी। जैसे जंगल एक इकोसिस्टम है, जंगल में जो जीव है वो अपने वातावरण के साथ जो संबंध रखते हैं किसी भी तरह का, उनके बारे में स्टडी करना इकोलॉजी कहलाएगा। लेकिन जंगल एक इकोसिस्टम है। शब्द इकोलॉजी किसने दिया? अर्नस्ट हीकल ने दिया। शब्द इकोलॉजी को सबसे पहले परिभाषित किया सही अर्नस्ट हीकल ने, और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहे जाते हैं ओडम। अब है इकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये 2 तरह के होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स यानी कि जैविक कारक जिनमें सारे सजीव आ जाएंगे, और एबायोटिक फैक्टर्स अजैविक कारक जिनमें निर्जीव आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, वाटर, एयर, सॉइल, मॉइस्चर, ये सारे आते हैं। तो इकोलॉजी में अभी आपने क्या देखा परिभाषा, कि जीवों का उनके वातावरण के साथ जो संबंध होता है उनके बारे में स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। तो कोई भी जीव है उनके वातावरण में क्या सब हो सकता है? जैविक कारक हो सकता है और अजैविक कारक हो सकता है। उनके वातावरण में दूसरे सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं, जैसे ये सारे हो सकते हैं। तो जो दूसरे सजीव हैं यानी जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनके साथ क्या संबंध है, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके साथ क्या संबंध है, तो इनके बारे में ही स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। और जिस स्थान पर ये संबंध स्थापित हो रहा है उसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। जीवों और उसके वातावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहते हैं, क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। पैलियोंटोलॉजी होता है जीवाश्मों का अध्ययन, जेनेटिक्स का मतलब आप जानते ही हो, अनुवांशिक विज्ञान। शब्द पारिस्थितिकी किसने दिया?
शब्द पारिस्थितिकी इकोलॉजी किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने दिया। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओडम को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। आर मिश्रा को बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। शब्द पारिस्थितिकी को सबसे पहले किसने सही परिभाषित किया? अर्नस्ट हैकेल ने। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहे जाते हैं ओडम। भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहे जाते हैं, ये कौन कहे जाते हैं? रामदेव मिश्रा। निम्न में कौन एक जैविक पारिस्थितिकी कारक है? इकोलॉजिकल फैक्टर है कौन सा? वो भी बायोटिक। तो बायोटिक यानी कि लिविंग है, सजीव है, तो आंसर हमारा कवक हो जाएगा। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स हो जाएंगे। बाकी ये सारे क्या है? ए बायोटिक फैक्टर्स हैं। निम्न में कौन एक जैविक पारिस्थितिकी कारक नहीं है? बायोटिक फैक्टर नहीं है इकोलॉजी के लिए। कौन है? मछली है, घास है, बाघ है, ह्यूमिडिटी, ये ए बायोटिक फैक्टर हो जाएगा। अब है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने अभी आपसे कहा, इकोसिस्टम वो एरिया है, वो स्थान है, वो जगह है जहाँ पर जीव जंतु अपने वातावरण के साथ संबंध को स्थापित करते हैं। संबंध का मतलब यहाँ पर ये संभोग वाला संबंध मत समझना, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये वाला नहीं। संबंध का मतलब किसी तरीके से भी लेना देना है जीवों का उनके वातावरण के साथ, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, लेकिन तालमेल उनके वातावरण के साथ जरूर है, कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, चाहे वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यानी जीव को जो उनका वातावरण होता है वो अफेक्ट करते हैं, ये संबंध का मतलब यहाँ पर है। तो ये इकोसिस्टम कहलाता है, ये जगह, और इन संबंधों का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, वैसे ही हम लोग बोलते हैं कि प्रकृति का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इकोसिस्टम है। यानी इकोसिस्टम हमारे नेचर का एक टुकड़ा है, एक सेगमेंट है। इकोसिस्टम क्या है? नेचर का एक सेगमेंट है, एक टुकड़ा है। यानी ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिल करके हमारा एक कंप्लीट नेचर तैयार हुआ है। तो हमारे नेचर को बनाने वाला ये इकोसिस्टम है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जैविक और अजैविक घटक, जैविक यानी कि सजीव, अजैविक यानी कि निर्जीव, एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। देखो यहाँ पर इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया आपसे पूछे तो आंसर आपका टेंसले हो जाएगा। ठीक है, टेंसले हो जाएगा। इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया? टेंसले हो जाएगा। और इकोलॉजी वर्ड किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल हो जाएगा। तो ये अंतर आप ध्यान में रखिएगा। इकोसिस्टम के प्रकार देख लो, दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी कि नेचर ने बनाया है, आर्टिफिशियल यानी कि मानव ने बनाया है। तो नेचुरल में देखो जंगल है, तालाब है, झील है, मरुस्थल है, घास के मैदान है, टुंड्रा है। टुंड्रा का मतलब होता है बंजर भूमि। ये आपको विश्व के उन सारे क्षेत्रों में मिलेंगे जहाँ का जो एनवायरमेंटल कंडीशन वो काफ़ी हार्श है, काफ़ी कठिन है, सनलाइट भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं पहुँचता है, तो ये टुंड्रा है। आर्टिफिशियल में देखो बगीचा है, खेत है, कृत्रिम तालाब है, कृत्रिम झील है, एक्वेरियम है। अगर सिंपली तालाब रहे, सिंपली झील रहे तो समझ जाना कि नेचुरल वाला है, और कृत्रिम लगा दो मतलब आर्टिफिशियल। तो ये सारे हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स और ये हैं नेचुरल इकोसिस्टम्स। वैसे ही इकोसिस्टम को हम लोग इस प्रकार से भी बांटते हैं कि कौन टेरेस्ट्रियल है, कौन एक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय, एक्वेटिक यानी कि जलीय। तो टेरेस्ट्रियल में देखो जंगल है, मरुस्थल है, घास के मैदान, टुंड्रा, बगीचा, खेत, ये सारे हैं। और जलीय नदी, समुद्र, आर्द्रभूमि, मूंगे की चट्टान यानी कि कोरल रीफ्स, तालाब, झील, एक्वेरियम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन जलीय पारितंत्र है, कौन जलीय पारितंत्र है, तो एक आपको इन्हीं में से कोई ना कोई दिख जाएगा। अब है पारितंत्र के घटक। यहाँ मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, अगले स्लाइड में देखो यहाँ पर अंग्रेजी में मिल जाएगा। पारितंत्र के घटक दो प्रकार के होते हैं, अजैविक घटक यानी जो निर्जीव है, जैविक घटक यानी कि जो सजीव है। अजैविक घटक जैसे कि प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायु, मिट्टी, चट्टान, ये सब। जैविक घटक में उत्पादक जो अपना खाना खुद से बनाते हैं जैसे पादप, साइनोबैक्टीरिया। उपभोक्ता जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ये परपोषी होते हैं। उत्पादक स्वपोषी होते हैं, उपभोक्ता परपोषी होते हैं। और अपघटक ये भी परपोषी होते हैं, लेकिन इनको हम लोग अलग रखते हैं, जैसे कि कवक, मृतोपजीवी जीवाणु। यहाँ पर आपको मृतोपजीवी जीवाणु बोलना पड़ेगा पूरी तरह से, क्योंकि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं। तो जो परपोषी में मृतोपजीवी है उनके बारे में हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये अपघटक है। अब उपभोक्ता जो है तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। प्रथम उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो इन उत्पादों को खा लेते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, खरगोश, ऊंट, ये सब। द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो इन शाकाहारी को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं,
छोटे छोटे मांसाहारी होते हैं जो इन शाकाहारी जानवर को खा लेते हैं, जैसे सांप, मछली, भेड़िया, ये सब। तृतीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो बड़े मांसाहारी होते हैं, जो इन छोटे मांसाहारी को यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता को खा लेते हैं, जैसे बाज, शेर, बाघ, शार्क, ये सब। तो ये जो स्लाइड है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। सेम चीज़ें यहाँ पर अंग्रेजी में है। एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में। एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, सॉइल, रॉक्स, ये सारे। मतलब कोई जीव है एक इकोसिस्टम के अंदर, कोई जीव है, कोई एनिमल है, इस एनिमल को ये सारे फैक्टर्स जो है प्रभावित करते हैं। यानी इन सारे फैक्टर्स के साथ क्या है, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ यहाँ पर इस इकोसिस्टम में अवेलेबल हो, ठीक है, लेकिन जो भी है इसमें से प्रेजेंट, उनके साथ इनका लेना देना है, संबंध है। साथ में जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे उनके साथ भी लेना देना होगा। तो एक इकोसिस्टम में यही चीज़ होता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में संबंध होता है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में भी आपस में संबंध होता है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम के अंदर होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स जो अपना फूड खुद से तैयार कर लेते हैं, यानी कि ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। कंज्यूमर्स ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना फूड खुद से तैयार नहीं करते हैं। डिकम्पोजर्स ये भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, बट इसको हम लोग अलग डालते हैं, इसमें फंजाई है और सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है। कंज्यूमर्स 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, यानी जो इन प्रोड्यूसर्स को खा जाते हैं, काऊ, गोट, रैबिट, कैमल, ये सब। सेकेंडरी, इसमें स्मॉल कार्निवोर्स आते हैं। जो स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं वो इन प्राइमरी कार्निवोर्स को खा लेते हैं, यानी कि इन हर्बीवोर्स को खा लेते हैं। और जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये टॉप कार्निवोर्स होते हैं जो इन स्मॉल कार्निवोर्स को खा लेते हैं, जैसे कि ईगल, लायन, टाइगर, ये सब। डैश प्रकृति का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन है? इकोसिस्टम। पारितंत्र शब्द किसने दिया? इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया? ये दिया किसने? हिकल ने। नहीं, ये दिया टेंसले ने, ठीक है। TANSLEY होता है, आई थिंक, आप चेक कर लेना स्पेलिंग, सी राइट आंसर हो जाएगा। टेंसले ने इकोसिस्टम वर्ड दिया और हिकल ने इकोलॉजी वर्ड दिया। निम्न में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, ये सारे क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। गार्डन ये आर्टिफिशियल है। निम्न में कौन सा एक जलीय पारितंत्र है? एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो मरुस्थल, टुंड्रा, वन, ये सारे क्या है? स्थलीय है। समुद्र जलीय है। और समुद्र के बारे में ये भी ध्यान में रखना कि जो समुद्र है ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम होता है ये हम ओशन को बोलते हैं। ये क्या है? लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, क्योंकि पृथ्वी पर आप जानते हो 70% से भी ज़्यादा जो भाग है उसमें क्या है? ये समुद्र है। तो इस तरह से ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए। निम्न में कौन एक पारितंत्र का जैविक कारक नहीं है? बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, प्रोटीन नहीं है। तो डी हमारा आंसर। प्रोटीन को आप एबायोटिक में डाल सकते हो। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना कहलाता है। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ था उसको तोड़ दिया सरल अकार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्म जीवों के द्वारा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपघटन। अपघटन को ही हम लोग अपमार्जन बोलते हैं, यानी कि डीकम्पोजिशन। और इन सूक्ष्म जीवों को, ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया हो सकते हैं और फंजाई हो सकते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को हम लोग बोलते हैं अपमार्जक या फिर बोल दो अपघटक, अंग्रेजी में बोलेंगे डिकम्पोजर। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अपमार्जन और इस सूक्ष्म जीवों को बोलेंगे हम लोग अपमार्जक। जैसे मान लीजिए एक चूहा है, चूहा मर गया, ठीक है, एक चूहा है, चूहा मर गया, तो धीरे धीरे क्या होगा? उस चूहा का डिकम्पोजिशन होगा, उस पर बैक्टीरिया, फंजाई ग्रो करेंगे और धीरे धीरे पूरा चूहा क्या होगा? अपघटित होकर के नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो भी उनमें ऑर्गेनिक मैटर्स थे कॉम्प्लेक्स, उन सब को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया इस बैक्टीरिया और फंजाई ने, और वो अब मिट्टी में मिल चुका है फिर से। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग अपघटन बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस करवाता है उसे हम लोग अपघटक बोलते हैं। निम्न में कौन एक अपमार्जक नहीं है, डिकम्पोजर नहीं है? बैक्टीरिया, फंजाई है, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई जो डिकम्पोजर होते हैं उसी को हम लोग सेप्रोफाइट बोलते हैं। वायरस नहीं है, वायरस डिकम्पोजर नहीं है, ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। निम्न में कौन उत्पादक है, कौन प्रोड्यूसर है? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारा घास हो जाएगा।
निम्न में किसे ट्रांसड्यूसर्स भी कहा जाता है? देखिए, ट्रांसड्यूसर्स ये एक डिवाइस होता है, ठीक है, एक डिवाइस होता है जो ऊर्जा के एक रूप को ऊर्जा के दूसरे रूप में बदलता है। ट्रांसड्यूसर्स एक डिवाइस होता है जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदल देता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर उत्पादक हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर अपना भोजन खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए हम प्रोड्यूसर को ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? जो शाकाहारी होता है, जो हर्बीवोर होता है, उसे हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। जो खाना खुद से बनाया वो प्रोड्यूसर हो गया। कंज्यूमर उसके बाद जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, और कंज्यूमर में जो सबसे पहला है प्राइमरी, वो शाकाहारी होता है, ठीक है, जो उन प्रोड्यूसर्स को खा लेता है। तो शाकाहारी इसमें कौन है? केवल गाय। सी हमारा आंसर। अब दो शब्द होता है, फूड चैन, फूड वेब, ठीक है, फूड चैन और फूड वेब। फूड चैन क्या होता है? फूड चैन ये एक लीनियर सीक्वेंस होता है जो हमें ये बताता है कि कौन से जानवर किसको खा रहा है। या फिर बोल दो फूड चैन ये हमारा एक लीनियर सीक्वेंस होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफर हो रहा है, या फिर बोल दो एनर्जी कैसे एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफर हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, आपको 3 तरह के फूड चैन दिखाए गए हैं। ये एक फूड चैन नहीं है, 3 तरह के फूड चैन दिखाए गए हैं। यहाँ पर है वन यानी कि फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रास लैंड घास के मैदान, और पॉन्ड यानी कि तालाब। यहाँ देखो, जो पेड़ पौधे हैं उसको हिरन ने खाया, ठीक है, और हिरन को इस बाघ ने खा लिया। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ये घास है, तो घास को इस ग्रास ओपर ने खाया, इस ग्रास ओपर को इस मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को ये चीलबाज जो भी है इसने खा लिया। उसके बाद यहाँ देखो तालाब में ये देखो प्लांट है, प्रोड्यूसर है, इसको इस बिच्छू ने खाया, बिच्छू को इस मछली ने, मछली को इस बर्ड ने। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे नीचे आपको कौन मिल रहा है? सबसे नीचे आपको मिल रहा है प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, यानी कि उत्पादक। सबसे नीचे आपको यही मिल रहा है। इसके बाद आपको शाकाहारी मिलते हैं, ये शाकाहारी, ये शाकाहारी, ये शाकाहारी, ये सारे क्या है? शाकाहारी है। उसके बाद आपको जो भी मिलेंगे वो सारे मांसाहारी होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पोषक तत्व इस पौधे में था वो ट्रांसफर हुआ इस हिरन में, और हिरन के पास जो था वो ट्रांसफर हुआ यहाँ पर। इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि प्लांट से एनर्जी लिया इस हिरन ने, और हिरन से जो एनर्जी लिया इस बाघ ने। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, आप ये बोल सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि कौन जीव किसको खा रहा है। यही फूड चैन होता है। रियलिटी में नेचर के अंदर फूड चैन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वास्तव में ये फूड चैन जो है हमारे प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या एग्जिस्ट करता है? ये फूड वेब एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये फूड वेब एग्जिस्ट करता है। क्योंकि यहाँ देखो दिखाया गया है कि इस पेड़ पौधे को ये हिरन खा रहा है। तो ये बताओ मुझे, जरूरी थोड़ी नहीं है कि इस पेड़ पौधे को केवल हिरन खाए। इस पेड़ पौधे को कई सारे शाकाहारी जानवर एक साथ खा सकते हैं, जो आपको यहाँ फूड वेब में दिखाया गया है कि इस प्लांट को ये रैबिट, खरगोश भी खा रहा है, ये चूहा भी खा रहा है, ये ग्रास होपर भी खा रहा है। तो रियलिटी में यही तो एग्जिस्ट करता है ना, कि या फिर ये एग्जिस्ट करता है। फूड चैन जो है बहुत ही सिंपल होता है, इतना सिंपल हमारे नेचर में सीक्वेंस होता नहीं है। फूड चैन में आप बस ये दिखाते हो कि पेड़ पौधे को बस एक कोई जानवर खा रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि फूड चैन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करता है। जैसे ये देखो चूहा है, ठीक है, अब फूड चैन में दिखाएगा कि चूहा को कोई एक जानवर खा रहा है, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता है। इस चूहा को देखो, ये उल्लू, ये भी यहाँ पर इसको कंज्यूम करेगा। ये यहाँ देखो, ये पक्षी है, ये फॉक्स है, ये सारे कंज्यूम कर रहे हैं इस चूहे को। तो रियलिटी में ये एग्जिस्ट करता है। तो फूड चैन, फूड वेब, फूड चैन ही जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम फूड वेब बोलते हैं। यानी फूड चैन का समझो एक जाल है जो फूड वेब कहलाता है। अब देखिए, ये जो फूड चैन्स होते हैं, उसको दिखाने के लिए एक पिरामिड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकीय पिरामिड। याद रखिएगा, फूड चैन को दिखाने के लिए, फूड वेब को दिखाने के लिए नहीं है। पिरामिड के जरिए, इकोलॉजिकल पिरामिड के जरिए आप फूड वेब को नहीं दिखा सकते हो, फूड चैन को दिखा सकते हो। तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पर फूड चैन में देखते हो ना, उसको आप पिरामिड के रूप में दिखा दो, वही हो जाएगा इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होता है, 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ठीक है, 3 से 4 जनरली, 3 से 4 ही आपको ध्यान में रखना है। 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, और उन ट्रॉफिक लेवल्स में हम लोग दिखाते हैं कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है। तो जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है हमारा, यहाँ पर मैं नंबरिंग करता हूँ, ठीक है, ये पहला है,
ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये 4 ट्रॉफिक लेवल्स हो गए। पहले ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स आते हैं, यानी प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। दूसरा ट्रॉफिक लेवल जो है उसमें आ जाएंगे सारे के सारे कंज्यूमर्स। कौन से? प्राइमरी, यानी कि हर्बीवोर्स, जो भी शाकाहारी है वो आते हैं दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो छोटे मांसाहारी होते हैं, जो इन शाकाहारी जानवर को खा लेते हैं, जैसे कि मेढक, ये तीसरे ट्रॉफिक लेवल में। और जो सबसे ऊपर है टर्शरी कंज्यूमर, जो बड़े मांसाहारी होते हैं, वो आते हैं चौथे ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल्स को हम लोग पोषक स्तर बोलते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ट्रॉफिक लेवल्स, ये पिरामिड आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर उत्पादक है। बहुत ही सिंपल है ना। सबसे पहले तो उत्पादक आएगा, खाना बनाएगा। सबसे पहले उत्पादक आएगा, खाना बनाएगा, उसके बाद ही तो कोई खाएगा ना। तो सबसे पहले उत्पादक आएगा इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर, उसके बाद खाने वाले आएंगे। तो खाने वाले में भी आप जानते हो सबसे पहले प्राइमरी यानी कि शाकाहारी, तब सेकेंडरी, तब जाकर के टर्शरी। तो ये आसान चीज़ है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब है एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम के अंदर। आपने इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स देखें, ठीक है, आपने ये पिरामिड देखा ना, यहाँ आपने प्रोड्यूसर्स देखे, यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर सेकेंडरी और यहाँ पर टर्शरी। तो इसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? ये जो पिरामिड है ये हम लोग फूड चेन से ही तो बनाते हैं ना। और फूड चेन में मैंने आपसे क्या कहा कि इससे हमें ये पता चलता है कि एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से हो रहा है। तो इस पूरे इकोसिस्टम के लिए जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो कौन है? सन है। ठीक है, सन ही है जो अपनी सोलर एनर्जी को देता है पौधों को, और ये सोलर एनर्जी को ये पौधे जो होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जितनी सोलर एनर्जी प्लांट्स के पास पहुँचती है उसका केवल 1% भाग ही प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एग्जाम में एसएससी के अंदर सवाल पूछा जा चुका है और क्लास 10th में भी ये मेंशन है कि सोलर एनर्जी जितनी प्लांट के पास पहुँचती है उसका केवल 1% भाग ही प्लांट यूज करते हैं भोजन को तैयार करने के लिए। अब प्लांट के पास एनर्जी है, अब इस प्लांट को ये शाकाहारी खाएगा। ये शाकाहारी जब खाएगा तो प्लांट से एनर्जी जो है इस शाकाहारी में पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा? सारा का सारा पहुंचेगा क्या? नहीं, केवल 10%। केवल 10% ही, मतलब जितनी एनर्जी इन्होंने बनाई, प्लांट्स ने बनाई, उसका केवल 10% ही इस हर्बीवोर्स के अंदर पहुंच पाएगा। बाकी सारी एनर्जी इस प्लांट ने खुद यूज कर लिया। अरे एनर्जी बनाया है तो इनको भी सर्वाइव करने के लिए कुछ काम करना पड़ता होगा, उस काम के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती होगी, तो एनर्जी इनके द्वारा भी खर्च किया जा रहा है। और इस शाकाहारी जानवर के लिए केवल 10% एनर्जी ही बचती है। फिर इस हर्बीवोर को, इस शाकाहारी को ये मांसाहारी खाएगा तो यहाँ भी एनर्जी का ट्रांसफ़र केवल 10% ही होगा। यानी जितनी एनर्जी इसके पास है उसका केवल 10% ही इस मांसाहारी में पहुँच पाएगा, क्योंकि जो भी इसके पास एनर्जी है उस एनर्जी का यूटिलाइज ये खुद भी करेंगे। रिप्रोडक्शन में, डाइजेशन में, तरह तरह की चीज़ों में ये खुद भी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस कार्निवोर के लिए केवल 10% एनर्जी ही बचती है। उसके बाद यहाँ भी 10% का ही फ्लो होगा। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडमैन। ठीक है, लिंडमैन ने दिया था 10% लॉ ऑफ एनर्जी। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ये किसने दिया? लिंडमैन ने दिया। लिंडमैन ने कहा कि एक फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो हर ट्रॉफिक लेवल से 10% ही मात्र होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस प्रोड्यूसर के पास मान लो कि 1000 जूल एनर्जी है तो यहाँ पर केवल 100 जूल ही पहुँचती है, फिर यहाँ पर मात्र 10 जूल, फिर यहाँ पर 1 जूल। ठीक है, 1 जूल। हर ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% एनर्जी ही फ्लो होती है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, सनलाइट से जो सोलर एनर्जी इस प्रोड्यूसर ने लिया, क्या ये सोलर एनर्जी को, क्या इस एनर्जी को ये प्रोड्यूसर वापस इस सनलाइट को लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है। जो एनर्जी इस प्रोड्यूसर से, इस उत्पादक से इस शाकाहारी के पास गई है, क्या वो एनर्जी वापस ये शाकाहारी इस प्रोड्यूसर को वापस कर सकता है? नहीं कर सकता है। यानी एनर्जी का फ्लो जो है इसमें केवल एक ही दिशा में होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि फूड चेन के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। एक बार एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी अगर चली जाती है तो वो वापस पिछले वाले ट्रॉफिक लेवल में नहीं आती है। ये यूनी डायरेक्शनल होता है। खाद्य श्रृंखला शुरू होता है। आपने देखा कि जो खाद्य श्रृंखला है वो शुरू होता है प्रोड्यूसर से। ठीक है,
चाहे वो एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, किसी भी प्रकार के हो, प्रोड्यूसर से। पहले प्रोड्यूसर आएगा, खाना बनाएगा, उसके बाद ही कोई खाएगा ना। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी डैश कहलाता है, ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। सी हमारा आंसर। डैश प्रथम पोषी स्तर है, पहला ट्रॉफिक लेवल है। पहला ट्रॉफिक लेवल कौन होता है? पहले ट्रॉफिक लेवल पर कौन होता है? आप तो फटाक से क्या करना, ये पिरामिड बना देना, ठीक है, ये पिरामिड बना देना। ये जो पहला ट्रॉफिक लेवल है, इसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। डैश द्वितीय पोषी स्तर है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा? 1 2 3 ये 4। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। यहां पर आते हैं प्रोड्यूसर्स, यहां पर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्रथम उपभोक्ता। तो देखो यहां पर दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? हर्बीवोर्स, शाकाहारी। छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता डैश का निर्माण करते हैं। फिर से आप क्या करेंगे, पिरामिड बनाएंगे, यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड। ये पहला ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ पर लिख लेना आप, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। यहाँ पर आते हैं उत्पादक, यहाँ पर आते हैं प्रथम उपभोक्ता जिसे हम बोलते हैं शाकाहारी, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर हम जिसे बोलते हैं शाकाहारी, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर छोटे मांसाहारी, और ये है टर्शियरी जो बड़े मांसाहारी होते हैं, टॉप कार्निवोर्स होते हैं। हमसे क्या पूछा है? सेकेंडरी कंज्यूमर, स्मॉल कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स फॉर्म करते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर ये है, यानी कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल। डैश का कोई निम्न पोषी स्तर नहीं है, ठीक है, डैश का कोई निम्न पोषी स्तर नहीं है, कोई फिक्स्ड ट्रॉफिक लेवल नहीं है। तो अपघटक, सर्वहारी, मनुष्य ये सारे ही हो जाएंगे। मनुष्य क्या है? सर्वहारी है, सर्वहारी जो पादप को भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताएं, यहाँ पर ये प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट का डिकम्पोजिशन क्या डिकम्पोजर कर सकता है या नहीं? तो क्या इस प्लांट को जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि फंजाई, तो क्या ये बैक्टीरिया, ये फंजाई क्या इस प्लांट को डिकम्पोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या ये जो अपघटक होते हैं इस पौधे का अपघटन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप बोलेंगे कर सकते हैं। क्या इसका अपघटन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। इन सारे का अपघटन कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, इस डिकम्पोजर को आप कहाँ पर डालोगे? अगर आप इकोलॉजिकल पिरामिड बनाओगे यहाँ पर, तो जो आप बनाते हो यहाँ पर कि ये प्रोड्यूसर है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ पर आप डालोगे इसको? क्योंकि डिकम्पोजर्स ये सारे को डिकम्पोज कर सकते हैं, सारे का अपघटन करवा सकते हैं, तो आप कहाँ पर डालोगे इसको? इसीलिए इसका कोई फिक्स ट्रॉफिक लेवल नहीं है। दूसरा यहाँ पर ये देखो, ओमनीवोर्स जो होते हैं, जो सर्वहारी हैं, जो पादप भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। जैसे कि मनुष्य है, तो मनुष्य क्या है? पादप भी खा रहा है, मनुष्य जानवर भी खाता है, जैसे कि बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, ये सब। तो मनुष्य को आप कहाँ पर डालोगे? शाकाहारी वाले में डालोगे या मांसाहारी वाले में डालोगे? कहाँ पर डालोगे आप? ये चीज़ आप खुद से भी सोच सकते हो ना, कि डिकम्पोजर जो है इनमें से सारे को डिकम्पोज कर सकता है, हम इसको कहाँ पर डालेंगे? एक बैक्टीरिया, फंजाई को हम कहाँ पर डालेंगे? दूसरा, मनुष्य पादप भी खाता है, मांस भी खाता है, तो हम इसको कहाँ पर डालेंगे? शाकाहारी वाले में डालेंगे, मांसाहारी वाले में डालेंगे, कहाँ पर डालेंगे? इसीलिए यहाँ पर कोई निश्चित पोषी स्तर नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर भी आपको एग्जाम में ये चूज करना पड़ जाए कि नहीं, मुझे एक ट्रॉफिक लेवल तो चूज करना ही है, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, जोन सा भी हो, कोई एक हमें चूज करना है। ये आपसे एग्जाम में आ सकता है सवाल में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सवाल दोनों तरह के पूछे जाते हैं। कहीं पर है कि कोई निश्चित पोषी स्तर नहीं है, कहीं पर क्या है कि आपको चूज करना पड़ जाएगा कि कौन सा है। तो याद रखिएगा, इन दोनों के लिए, चाहे डिकम्पोजर हो चाहे ह्यूमन हो, इन दोनों के लिए आप चूज करेंगे टॉप, सबसे ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है। सवाल किस प्रकार से है, विकल्प किस प्रकार से है, वैसे ही आपको आंसर टिक करना है। निम्न में से किसे पारिस्थितिकीय पिरामिड में शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं करेंगे हम लोग? डिकम्पोजर्स को। मान लो शामिल करना पड़ गया, तो हम ये जो पिरामिड है इसमें हम कहाँ रखेंगे? सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है, सबसे टॉप पर रखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम दिया, किसने दिया? लिंडमैन ने। खाद्य जाल है, तो खाद्य श्रृंखला का ये एक जाल है। साधारणतः खाद्य श्रृंखला में कितने पोषण स्तर होते हैं? 3 से 4 होते हैं, ठीक है। होने के लिए आपको दिखेंगे कि 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 3 से 4 होते हैं। एग्जाम में भी यही टिक मारना है।
तालाब में पादप प्लवक डैश की तरह कार्य करते हैं। पादप प्लवक को हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एल्गी जो कि पानी के सरफेस पे या फिर सरफेस से नीचे जो है वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे, ठीक है। जो एल्गी होते हैं वो खाना खुद से बनाते हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। ऐसे ही एक होता है जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स। यहाँ जू है यानी कि जंतु हो जाएगा यहाँ पर, तो ये प्रोड्यूसर नहीं होगा। यहाँ फाइटो था यानी कि प्लांट, तो प्लांट प्रोड्यूसर्स होते हैं, जू प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं। तो जू प्लैंक्टन्स के अंदर छोटे छोटे एनिमल आ जाएंगे। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हानिकारक रसायन आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जीवों के शरीर में एकत्रित हो जाते हैं, डैश कहलाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो हानिकारक रसायन है वो फूड चैन में घुस जाते हैं और जीवों के शरीर में एकत्रित हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। जैसे आपने सुना होगा कि खेतों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं फसल को नष्ट करने वाले जो पेस्ट्स होते हैं उनसे बचाने के लिए, फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने डाल दिया पेस्टिसाइड्स, तो जब जो पादप होंगे, जो फसल होंगे, वो मिट्टी से मिनरल को ले रहे होंगे, खनिज को वो ले रहे होंगे, उसके साथ ये जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी पहुंच जाते हैं प्लांट बॉडी में, ठीक है। फिर इस प्लांट को जो शाकाहारी खाएगा, हर्बीवोर खाएगा, उसके बॉडी में पहुंच जाएगा। फिर इस हर्बीवोर को खाएगा मांसाहारी, उसके बॉडी में पहुंच जाएगा। तो हो क्या रहा है कि ये जो पेस्टिसाइड्स है, जो कि एक हानिकारक रसायन है, ये फूड चैन में घुस चुका है और जीवों के शरीर में इकट्ठा हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। फिर मान लो बारिश आती है, बारिश के पानी में ये पेस्टिसाइड्स कुछ घुल जाएंगे, कुछ मिट्टी में मिले हुए हैं, कुछ पानी बारिश के पानी में घुल जाएंगे। फिर वो बारिश की जो पानी है वो नदियों में चला जाएगा और फिर नदी में जो जीव जंतु हैं उनके बॉडी में भी ये पेस्टिसाइड्स चले जाएंगे। इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। उसके बाद देखो बायोडिग्रेडेशन, बायो एक्यूमुलेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन सब के बारे में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य डैश है। ह्यूमन बीइंग को फूड चैन में कहाँ पर रखा गया है? अभी आपने देखा था कि फूड चैन में इनका कोई फिक्स ट्रॉफिक लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ देखो आपसे पूछा है कि बताओ इनमें से तो एक चूज करना ही है कि कहाँ पर रखा गया है, और आपको यहाँ पर देखो टॉप दिख गया, तो आंसर आपका टॉप हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, कि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य को सबसे ऊपर रखा गया है। फिर क्लास 11th का एनसीईआरटी देखोगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फूड चैन है या फिर जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसका अपना एक लिमिटेशन है, उसकी एक कमी है कि हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं जो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे कि डिकम्पोजर, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इन सब के बारे में। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10th में कि हम इसे सबसे ऊपर डालेंगे। तो आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहो, चूज करना पड़ जाए तो टॉप चूज करना, ठीक है। निम्न में से सही कथन चुने। टुंड्रा एक जलीय पाड़ीतंत्र है, गलत हो जाएगा। टुंड्रा स्थलीय है, यह गलत हो जाएगा, हमें सही चूज करना है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशिक होता है, बिल्कुल सही है, यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी बी हमारा आंसर है। खेत एक प्राकृतिक पाड़ीतंत्र है, खेत को हम लोग बोलते हैं ये आर्टिफिशियल। समुद्री घास विशेष प्रकार की जिम्नोस्पर्म है। समुद्री घास जो है ये एंजियोस्पर्म है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये भी नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म नहीं है, एंजियोस्पर्म है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है ओशन। अपघटक जैसे कवक और जीवाणु, ठीक है, क्योंकि ये अपघटक है तो अपघटक को ही हम लोग मृतोपजीवी बोलते हैं, तो 3 तो हमारा हो ही जाएगा। और जो अपघटक होते हैं वो परपोषी भी होते हैं, तो 2 भी हो जाएगा, 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी हमारा यहाँ पर आंसर। जंतु जो एक ही पोषण स्तर पे होते हैं, ठीक है, एक ही ट्रॉफिक लेवल पर होगा, यानी अलग अलग फूड चैन की यहाँ पे बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि एक ही फूड चैन में। आपके पास क्या है, 2 फूड चैन है, दोनों के लिए क्या है, 2 इकोलॉजिकल पिरामिड है, यहाँ पर भी ट्रॉफिक लेवल्स बनेंगे, यहाँ पर भी ट्रॉफिक लेवल्स बनेंगे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो एक ही ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करेगा। तो ये है डियर और बी, ठीक है, ये दोनों क्या है, शाकाहारी हो जाएंगे, तो ये दोनों यहाँ पर आएंगे। एक फूड चैन में डियर होगा जो कि यहाँ पे आएगा, एक में बी जो कि यहाँ पे आएगी, सॉरी माफ करना, यहाँ पे, ठीक है, यानी कि सेकंड वाले पर, यहाँ पर भी सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड। एक घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो यहाँ पर देख लो आप, ये घास है, घास को लोमड़ी खा रहा है, तो गलत हो जाएगा, घास को शाकाहारी खाएगा, लोमड़ी मांसाहारी है। जीवाणु से हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे, हम लोग जब भी फूड चैन को स्टार्ट करते हैं तो प्रोड्यूसर से करते हैं। जीवाणु क्या है, डिकम्पोजर है।
इसको आप लास्ट में डाल सकते हो लेकिन स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते हो। मैंने आपसे कहा जो डिकम्पोजर उसको आप टॉप पे डाल सकते हो लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में तो प्रोड्यूसर्स ही होंगे। उसके बाद है घास, घास को कीट ने खाया, कीट को पक्षी ने, पक्षी को सांप ने खा लिया। तो ये सही है हमारा। यहाँ देखो घास को सांप खा रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सोलर एनर्जी, यानी कि सन जो है ये मेन सोर्स है एनर्जी के लिए एक इकोसिस्टम के अंदर। निम्न में खाद्य श्रृंखला में संभावित करी ए की पहचान करें। पादप है, प्रोड्यूसर है, पादप को कीट ने खाया, कीट को मेढक ने खाया। मेढक को कौन खाएगा इनमें से? खरगोश तो शाकाहारी है, उसके बाद तोता भी शाकाहारी है, तो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। मेढक को लोमड़ी खाएगा या फिर कोबड़ा? कोबड़ा यानी कि सांप। मेढक को सांप खाएगा, फिर सांप को चील खा जाएगा। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला में आप जानते हो कि उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता में भी प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक ये सब होते हैं। यहाँ देखो घास, गेहूं, आम ये सारे क्या है? प्लांट है, सारे पादप हैं, तो ये सारे क्या है? उत्पादक ही है। केवल उत्पादक रहेंगे तो खाद्य श्रृंखला नहीं बनेगा, ये नहीं होगा। यहाँ देखो घास है, घास को बकरी ने खाया और बकरी को इंसान ने खा लिया, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। उसके बाद है बकरी, गाय, हाथी, ये सारे शाकाहारी हैं, ठीक है। और फूड चैन, ये फूड चैन जो है ये स्टार्ट ही होता है उत्पादक से, और ये सारे के सारे क्या है? उपभोक्ता है, प्रथम उपभोक्ता, तो ये भी नहीं होगा। फिर घास, घास को मान लेते हैं कि बकरी ने खा लिया, ठीक है, घास को बकरी ने खा लिया। फिर बकरी को खाने वाला कौन है यहाँ पे? मछली तो खाएगी नहीं बकरी को, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 15 में ओजोन के बारे में कुछ बातें हैं, तो उन पर आधारित मैंने सवाल ले लिए हैं। निम्न में कौन ओजोन अणु का सूत्र है? O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर के एक ओजोन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ओजोन अणुओं या परत के संदर्भ में गलत कथन चुने। ये डेडली पॉइजन है, ये सही है। ओजोन गैस ये घातक विष है, यानी कि जहरीली गैस है। यह वायुमंडल के उच्च स्तर में पाए जाते हैं, सही है ये। यह पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकते हैं, ये भी सही है। सन से आने वाली जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं, उनको ये ओजोन परत, ठीक है, ओजोन लेयर है, सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं उनको ये ओजोन परत रोक देती है। निम्न में कौन समताप मंडल में ओजोन अणु बनने में सहायक है? इनमें से कौन है जो ओजोन मॉलिक्यूल के बनने में सहायक है? आंसर आपका हो जाएगा पराबैंगनी किरण, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। आपने कहावत सुनी होगी, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, कुछ यही कहानी यहाँ पर है। ओजोन बनाने वाली जो किरण थी, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरण, उसी को ये ओजोन पृथ्वी तक पहुँचने नहीं दे रहा है। मतलब ओजोन बनवाया अल्ट्रा वायलेट रेज ने, और बनने के बाद ये ओजोन बदल गया, ये अपने से होकर के इस अल्ट्रा वायलेट रेज को गुजरने नहीं देता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए मैंने कहा कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। होता कुछ ऐसा है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर जब ये यूवी रेज गिरती है, तब ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं O2, ये टूट जाते हैं ऑक्सीजन एटम्स के अंदर, ठीक है। ये ऑक्सीजन एटम्स के अंदर टूट चुके हैं, ये ऑक्सीजन एटम्स के अंदर ये टूट चुका है, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये जो ऑक्सीजन एटम है ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। ये जो एटम्स होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, मतलब ये तड़प रहे हैं किसी के साथ कंबाइन करने के लिए, तो ये कंबाइन कर लेता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। जो बाकी सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ ये एटम्स कंबाइन कर लेते हैं और O3 का निर्माण हो जाता है, जिसे हम ओजोन बोलते हैं। डैश से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट आने लगी। 1980 से देखा गया कि जो ओजोन परत है उनमें काफ़ी तेज़ी से, उनकी मोटाई में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है। ओजोन परत के अपक्षयन के लिए जिम्मेवार है, इनमें से कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसमें क्लोरीन है, तो होता कुछ ऐसा है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इस पर जब यूवी रेज गिरती है तो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो क्लोरीन है ये रिलीज हो जाता है, ठीक है, क्लोरीन जो है इससे रिलीज हो जाता है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर O3 है, जो यहाँ पर O3 है ओजोन में, इस O3 से
एक ऑक्सीजन को ये क्लोरीन छीन लेगा। इस O3 से एक ऑक्सीजन एटम को ये क्लोरीन छीन लेगा तो बचेगा क्या, O2। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि O3 से O बन रहा है। कौन करवा रहा है, CFC। सोचो, ना ही CFC यहाँ पे आता, ना ही क्लोरीन बनता, ना ही ऑक्सीजन छीनता और ना ही O3 से O2 बनता। तो इस प्रकार जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि ये O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है फ्रिज में, अग्निशामक यंत्र में यानी आग बुझाने वाले यंत्र में और AC में, इन सब में, ठीक है, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब इन सारे कंपनियों को जो ये सब चीज़ों का निर्माण करते हैं उनको कहा गया है कि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ना करें। निम्न में कौन एक विषैला पदार्थ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक है, ओजोन टॉक्सिक है, हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन टॉक्सिक नहीं है। क्लास 10th के चैप्टर 15 में ही आपको वेस्ट के बारे में एक टॉपिक है, यानी कचरा के बारे में, ठीक है, कचरा के बारे में। तो यहाँ देख लो आप, कचरा दो प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब होता है धीरे 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 नष्ट हो जाना, पूरी तरह से नष्ट हो जाना। डिग्रेडेबल का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट हो जाना, उनका अपघटन हो जाना। बायो का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि माइक्रोब्स, जैसे कि फंजाई, जैसे कि बैक्टीरिया, ये सारे। तो धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होगा। जो कचरा है धीरे धीरे नष्ट होगा, करवाएगा कौन, ये बैक्टीरिया, ये फंजाई। तो ऐसे पदार्थ को हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। ऐसे पदार्थ जिन पर बैक्टीरिया और फंजाई जब एक्ट करते हैं, उन पे ग्रो करते हैं, तब धीरे धीरे वो क्या है, नष्ट हो जाता है। जैसे मान लो जो फलों के छिलके हैं, ठीक है, सब्जियों के जो वेस्ट है, वो सारे जो चीज़ होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। धीरे 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 क्या होगा, उनमें बैक्टीरिया कवक ग्रो करेंगे और वो पूरा ही नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जो ज़्यादातर हमारे एनिमल और प्लांट वेस्ट्स होते हैं, यानी एनिमल प्लांट से प्राप्त होने वाले कचरे। और इसी के विपरीत एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिनका ये बैक्टीरिया और फंजाई कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। ये बैक्टीरिया फंजाई भी सोच में पड़ जाते हैं कि किससे पाला पड़ा है हमारा, किसको हम नष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका ये बैक्टीरिया फंजाई कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, इनको ये नष्ट नहीं कर पाते हैं, और ये हमारे प्रकृति में लंबे टाइम तक, हजारों साल तक ये ऐसे ही बने रह सकते हैं। जैसे प्लास्टिक अगर किसी कोने में पड़ा हुआ है ना, तो वो 100 साल तक भी पड़ा ही रह जाएगा। उसका अपघटन उसको कोई नष्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि आप न जा करके कुछ फिजिकली, मतलब आग लगा दो या कुछ कर दो। तब तक अगर किसी कोने में पड़ा हुआ है तो न जाने कई सालों तक ये प्लास्टिक जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब वो डिग्रेड नहीं होगा बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा, और हमारे एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में लंबे टाइम तक ये बना रहेगा। निम्न में से किसका अपघटन जीवाणु या अन्य मृतोपजीवी द्वारा नहीं हो सकता, यह है प्लास्टिक। निम्न में से किस समूह में, यहाँ लिख लेना केवल, ठीक है, केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं। तो घास, पुष्प, चमड़ा, ये सारे क्या है, नष्ट हो जाएंगे जब इन पर बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ये सारे बायोडिग्रेडेबल है। केक, लकड़ी, घास, ये सारे बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ देखो, यहाँ पर प्लास्टिक है तो बी नहीं होगा, बाकी ACD सारे हो जाएंगे। ACD यानी बी हमारा आंसर। तो ये हमारा इकोसिस्टम का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। देखिए, इससे पहले जो मैं आपको लिंक दिया करता था लास्ट में, वो लिंक काम नहीं कर रहा था। वो मुझे पता नहीं था, बाद में मुझे पता लगा कि वो लिंक तो काम ही नहीं कर रहा है। साथ में जो QR कोड में दिया करता था वो भी काम नहीं कर रहा था। तो ये टेलीग्राम चैनल का एक्चुअल में लिंक है। आप इसको टाइप करोगे अपने ब्राउजर में तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ पर क्विज डाले जाते हैं। साथ में जो इकोसिस्टम का PDF है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी का जो PDF है, वो मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और अगर आप पेड ई बुक्स खरीदना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पर जाओ। थैंक यू सो मच।